ट्रांसफर हसल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता। एडिशन नंबर 3 हमारे साथ शो में आज ज्वाइन कर रहे हैं इंद्रशीष, जीत एंड वरुण। सेंटर बैक पोजीशन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक नया ही रूप लेता जा रहा है। जिस तरीके से क्लब में लैकुनास दिख रहे हैं पर्टिकुलरली ट्रांसफर एक्टिविटीज में इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्लेयर्स। जब आप देखते हैं कि हमारा फोकस था बिफोर लॉकडाउन पीरियड की, मतलब कि हमको सेंचो या एक सीडीएम साइन करना है, बट धीरे धीरे ये सिचुएशन आती जा रही है जिसमें क्लब को लग रहा है कि सेंटर बैक पोजीशन भी एक ऐसी कमजोर कड़ी मैनचेस्टर यूनाइटेड की बन सकती है नेक्स्ट सीजन में, जिसमें अगर कोलैप्स हुआ तो यूनाइटेड पर्टिकुलरली 9 to 12 पॉइंट्स प्रीमियर लीग सीजन में कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि हैरी मैग्वायर का जेलिंग प्लेयर्स के साथ उतना सही बैठ नहीं रहा है जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ने सोचा था कि जब वो लेस्टर से आएंगे और एक स्टेबिलिटी देंगे क्लब को, क्योंकि वो इंग्लैंड के प्रॉब्ली नंबर 1 सेंटर बैक हैं। तो जिस तरीके से उनकी स्टेबिलिटी तो दिख रही है वैन बिसाका के टच के कारण, प्रोबेबली कह सकते हैं कि यूनाइटेड का डिफेंस भी सॉलिड लग रहा है। बट अगर उनको इंजरी होती है और रुक शॉ को साइमल्टेनियसली इंजरी हो जाती है, क्या तब मैनचेस्टर यूनाइटेड जेल कर पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है जो कि हर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इस समय ट्रैक कर रहा है कि क्या हम रेडी है प्लेयर साइन करने के लिए, नोइंग द फैक्ट कि हमको सेंचो एंड अदर प्लेयर्स पे भी इन्वेस्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं जीत से पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से टेक्निकली मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रहा है, मैग्वायर, लिंडलॉफ, मैग्वायर, बाई, आप क्या देख रहे हैं टेक्निकली? क्या लैकुनाज है मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो कि हमें पुश कर रहे हैं हर फैन बेस को कि एक सेंटर बैक इस बार साइन करना ही करना है? राइट जतिन, मुझे लगता है कि ये सेंटर बैक की जो प्रॉब्लम है इसे मैं दो पार्ट में ब्रेक करना चाहूंगा। एक तो जो फुटबॉलिंग एट्रीब्यूट्स है और दूसरा हमारे सेंटर बैक के जो कैरेक्टर्स या एटीट्यूड है। फुटबॉलिंग एट्रीब्यूट की अगर बात करें तो बहुत क्लियरली एक चीज हमें नजर आती है कि पेस हमारा एक प्रॉब्लम है। हैरी मैग्वायर और लिंडलॉफ का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉब्ली उतना फास्ट नहीं है, एंड स्पेशली जब हम ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं जो थोड़ा सिट बैक करते हैं हमारे अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड फॉर एग्जाम्पल, कोई वीक टीम जब ओल्ड ट्रैफर्ड आती है तो उन सिचुएशंस में ऑन काउंटर जब ओपोनेंट टीम्स के स्ट्राइकर काफी हम वल्नरेबल लगते हैं उनके अगेंस्ट, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, हम फिजिकली डोमिनेट नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो हैरी मैग्वायर के पास वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है लेकिन वो फिजिकली बुली नहीं करते हैं ओपोनेंट के स्ट्राइकर्स को, और लिंडलॉफ के पास तो प्रॉब्ली उनका फिजिकल बिल्ड भी वैसा नहीं है। उसके कारण भी स्ट्राइकर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दे गो पास्ट हिम, पास्ट लिंडलॉफ, एंड एट टाइम्स गेट पास्ट मैग्वायर एज वेल। और एक चीज जो मुझे ऐसा लगा कि प्रॉब्ली हमें एक बहुत कंप्लीट सेंटर बैक की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हैरी मैग्वायर की भी अगर बात करें तो बाकी सारे फीचर्स एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे हैं बट पेस लैक करते हैं। इस लेवल पे टॉप प्रीमियर लीग टाइटल्स को चेस करना और चैंपियंस लीग फुटबॉल चेस करने के लिए वी रियली नीड अ कंप्लीट सेंटर बैक। विक्टर लिंडलॉफ ऑल्दो इज अ बिट क्विकर देन मैग्वायर, लेकिन वर्ल्ड क्लास डिफेंडिंग एट्रीब्यूट्स नहीं है, जैसे कि उतने अच्छे टैकलर नहीं है प्रॉब्ली, या इन दी एयर वीक है। एरिक भाई बहुत फास्ट है, तीनों में सबसे फास्ट है, लेकिन हमें पता है कि बहुत प्रॉब्लम्स है, रेकलेस है एंड बहुत फाउल्स अट्रैक्ट है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है उनके साथ। बट ये तो हो गई टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। बट अगर एक थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा कि प्लेयर के एट्रीब्यूट या उनके कैरेक्टर के बारे में, कुछ टाइम पहले एक मैच, प्रीमियर लीग के मैच में हमने एक गोल कंसीड किया था सेट पीस से, और उसमें जब बाद में पंडित उसको एनालाइज कर रहे थे तो हमें देखने को मिला कि विक्टर लिंडलॉफ अपने मिडफील्डर को इंडिकेट कर रहे थे कि प्रेस करने के लिए अगेंस्ट स्ट्राइकर के साथ, जबकि वो भी उतने ही डिस्टेंस में थे। तो रॉय कीन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि 6 यार्ड बॉक्स में जो हमारे सेंटर बैक्स है वो लिटरली उसको ओन करते हैं, एंड मैच में जाने के पहले उन्हें ये फीलिंग होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर कुछ भी आए तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जाके उसको ब्लॉक करूंगा, रोकूंगा उस अटैक को। तो वो चीज मुझे लगती है कि थोड़ी सी प्रॉब्ली लिंडलॉफ में ये चीज है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद हर जगह नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर लेंगे और फेल हो जाएंगे तो फिर पंडित उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे ऐसा। तो प्रॉब्ली मुझे लगता है कि एक ऐसा डिफेंडर जिसको ये डिफेंडिंग उसका लव और पैशन हो और वो डिजायर हो कि हर जगह 6 यार्ड बॉक्स के अराउंड कहीं पर भी कुछ भी अगर वो स्निफ करे तो उसको जाके डिस्ट्रॉय कर सके उस अटैक को, जैसे काइंड ऑफ विडिश। ऑल्दो मुझे लगता है कि बार बार ये विडिश फर्डिनेंड वाली कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, बट ये कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि लैक होती है हमारे इस वक्त के सेंटर बैक्स पे, करंट सेंटर बैक कॉम्बिनेशंस में। देखिए, हाँ, मैं भी जीत के साथ सहमत हूँ कि हम लोग का सेंटर बैक में स्पीड थोड़ा कम है, और एक इम्पोर्टेंट चीज जो कम है वो है कि हेडिंग कहाँ से ना, कॉर्नर से। तो अगर हम अच्छा डिफेंडर्स देखें कि हम लोग का विडिच हो गया, जॉन टेरी हो गया, अभी वैन डाइक हो गया, रैमोस हो गया, तो इतने सारे जो अच्छे डिफेंडर्स हैं
वो सारे अपना कॉर्नर फ्री किक से गोल डालते हैं। इसीलिए हम लोग मैगवायर को 90 मिलियन दिए थे। क्यों दिए थे हम लोग कि वो जब इंग्लैंड में जब परफॉर्म कर रहे थे 2018 वर्ल्ड कप में, तो वो हेड से बहुत डेंजरस थे, हर हेडर्स में वो डेंजरस साबित हो रहे थे। लेकिन अभी जो ये सीजन है, पता नहीं उसका फिटनेस कम हो गया कि क्या हो गया, वो अभी हेडिंग कर ही नहीं पा रहे, या दूसरा जो अपोनेंट का प्लेयर है उसको फाउल कर दे रहे उसका शोल्डर में टैप करके, तो वो चढ़ ही नहीं पा रहे हेड करने के लिए। और वैसे हम लोग का ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम जो अगर देखे, उसमें बहुत ही कम प्लेयर है जो अच्छा हेड कर सकते हैं। आप ना ही बोल सकते हो कोई है जो फर्स्ट ये लाइनअप में, क्योंकि आप लोग का तीन जो स्ट्राइकर्स है ऑन फुट बहुत अच्छा है, लेकिन हेडिंग में बहुत वीक है। डिफेंडर्स जो भी है वो भी अभी हेड नहीं कर रहे, तो इसलिए हम लोग को दूसरा तरीका लेना पड़ा एस्टन विला के साथ। थर्ड गोल जो पॉग्बा ने डाला, वो कॉर्नर से बाहर से शॉट मारना पड़ा, तो ये एक मेन एट्रीब्यूट है। और स्पीड तो है ही, क्योंकि हैरी मैगवायर जो है बहुत ही स्लो है, लिंडेलॉफ फास्ट है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये एक बैलेंस अभी तक नहीं आ रहा है दोनों के बीच में, जो धीरे धीरे मेरे को जो लगता है एक सीजन और उनको देना चाहिए, क्योंकि सेंटर बैक पेयरिंग का होता है, उनका टाइम लगता है दोनों को एक साथ एक जेल करने में, क्योंकि स्ट्राइकर्स भी पेयर में आता है, सेंटर बैक्स भी पेयर में आता है, उसका टाइम होता है थोड़ा उसको जेल करने में, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वरुण? Yeah, I kind of agree with Indrashish. Also, I'd like to add कि reliability wise तो हमारी center back basically defense काफी sorted है। like पहले हमारा होता था कि कौन सी pairing खेलेगी defense में, अब वो tension नहीं है। Now we know Maguire can play all those 50-55 odd games and Lindelof as well. Fitness wise सब कुछ सही है। With Van Bissaka coming in, our major flaws have been hidden, which are basically pace and aggression जो नहीं है defense में। तो अब इसको इम्प्रूव करने के लिए तो वीकनेसेस सॉर्ट करनी है, और वीकनेसेस मेरे हिसाब से मेनली यही है कि मॉडर्न डे फुटबॉल में हाई बैकलाइन खिलानी जरूरी है टू अटैक एंड ब्रेक डाउन स्मॉल टीम्स। अब विद हाई बैकलाइंस वी नीड अग्रेशन एंड पेस, जो दोनों ही लिंडलॉफ में एंड मैगवायर में नहीं है। मे बी लिंडलॉफ हैज अ पेस बट नॉट एज फास्ट एज अ वरान और एज अ कूलिबाली, तो that kind of a profile of defender is needed if we have to improve it. But the reliability wise and goals conceding wise तो हम लोग काफी सॉलिड है, कोई अब reckless defender नहीं है। Bailey can be a good defender physically and aggressively, but yeah, again reckless है। Yeah. भाई में फ्लॉज आते हैं, जैसे कई बार उनकी परफॉर्मेंस देखें चेल्सी अगेंस्ट तो अच्छी रहती है, बट देन उनको आप देखते हो सब्स्टिट्यूट आते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, पर्टिकुलरली जिस तरीके से इंजरी प्रोन है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस पे वो फीलिंग नहीं आ रही है कि ये हमारे सेंटर बैक्स होते हैं जिसपे हम पुश कर सकें। रही बात लिंडेलॉफ की, तो जिस तरीके से उनका करियर एक पीछे ही चले गया था फर्स्ट ईयर में उनके मैनचेस्टर यूनाइटेड करियर में, और जिस तरीके से उन्होंने वापसी की, एक रेजिलियंस तो दिखाता ही है। पर्टिकुलरली उनकी जर्नी अगर आप स्वीडन के साथ देखें 2018 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में, तो एमिल फोल्सबर्ग के साथ वही दो प्लेयर थे पर्टिकुलरली जिन्होंने स्वीडन को लीड किया टुवर्ड्स देयर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स जर्नी। उस हिसाब से देखें तो क्या पता हम भी उनसे वो नहीं निकाल पा रहे जो हम निकालना चाहते हैं। रही बात हैरी मैगवायर की, तो वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं, बट वो भी उतने वर्ल्ड क्लास नहीं कि टॉप ऑफ द टॉप एलीट बेंच में बैठ सके, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं दे रहा है कि जिससे हम पुश कर सके टू सर्टेन एक्सटेंट। अब बात आती है कि क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा जिससे हम प्लेयर साइन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये तो क्लियर है कि हैरी मैगवायर तो हिलेंगे नहीं अपनी पोजीशन से, तो वी आर लुकिंग टू चेंज लिंडेलॉफ एंड बाई, ये सब ये कंक्लूड होता है, सभी से पता लगता है। तो अगर हम ट्रांसफर पॉलिसीज की बात करें तो वी हैव बीन लिंक्ड विद कुलिबाली, रिसेंटली एके, और अगर हम पिछली साल चले जाएं लास्ट समर में हम स्क्रीनियर से कुछ ज्यादा ही लिंक हो रहे थे, तो ही इज अ वेरी वर्थी ऑप्शन। उपामेकानो इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। सो आप इन चार प्लेयर्स में कैसे देखते हैं कौन सा वो एक पर्टिकुलर प्लेयर होगा जो यूनाइटेड के लिए सबसे बेस्ट होगा, सबसे रियलिस्टिक प्लेयर होगा इस समर में क्लब में जुड़ने के लिए? स्टार्टिंग विद जीत। सो जतिन, मेरे हिसाब से जो प्लेयर हमें टारगेट करना चाहिए सेंटर बैक पोजीशन के लिए वो डायट उपामेकानो है। बहुत सारे रीजंस है। ऑब्वियसली अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो
physical strength, very well built है, and he's very good in the air as well. Apart from this, बहुत ही aggressive defender है, जो अभी I think वरुण ने भी ये point out किया कि वो aggressiveness जब high lines के against, जब हम high line खेल रहे होते हैं, तो वो aggressiveness की अपने forward को press करके attack शुरू होने के पहले ही कट डाउन कर देना उस अटैक को, वो एग्रेसिवनेस लैक हो रहा है हमारे करंट सेंटर बैक्स में. तो बहुत ही एग्रेसिव सेंटर बैक है, और इसके अलावा ऑन द बॉल भी बहुत अच्छे हैं. जिस तरह का हमने देखा है, सोल्स्कर हमेशा कोशिश करते हैं कि मैग्वायर और लिंडेलॉफ से स्टार्ट करें रादर देन डिहाया गोइंग लॉन्ग. तो ऑन द बॉल भी उपमैकानो इवन अगर 2-3 प्लेयर्स उनको प्रेस कर रहे हैं तो भी उनके पास वो कंपोजर है कि वो अपने मिडफील्डर तक बॉल शॉर्ट पासेस से पहुंचा सके. और इसके अलावा लॉन्ग बॉल्स भी बहुत एफिशिएंट है वो, और उनका विजन अच्छा है. इनफैक्ट बुंडेसलीगा में अराउंड 6.2 लॉन्ग बॉल्स पर 90 मिनट्स वो एवरेज करते हैं, जो कि एक डिफेंडर के लिए बहुत ही अच्छा स्टैट है. तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल से उपमैकानो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे साइनिंग होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. और सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होंगे हमारे लिए. इज जस्ट 21, about to enter into 22 years of age. तो हम लोग देख सकते हैं कि probably उपमैकानो अगर आते हैं और थोड़ा टाइम लेते हैं सेटल इन होने में, तो उसके बाद he can be a regular starter with Maguire now, and then going forward Axel Tuanzebe के साथ भी he can form a good partnership. तो it's a very long term solution हमारे लिए. लेकिन एक जो प्रॉब्लम ये है कि because वो टॉप ड्रॉर लिस्ट में आते हैं उस कैटेगरी में, और इस वक्त बहुत सारे बड़े क्लब्स को जैसे कि लिवरपूल हो गया, मैन सिटी हो गया, इवन बायर्न म्यूनिख को भी एक सेंटर बैक की जरूरत है. और डेफिनेटली बायर्न म्यूनिख अपने बुंडेसलीगा में तो देख ही रहे होंगे कि इतना अच्छा सेंटर बैक अवेलेबल है. तो बहुत मुश्किल होगा यूनाइटेड के लिए ये डील क्रैक कर पाना. तो बट हाँ, उपमैकानो मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस है. इंद्रशीष, कि पहली बात तो ये है कि मैं मानता ही नहीं हूँ कि किसी और को लेना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि डिफेंडर्स का जो है थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए. और जो बात है कि जो उपमैकानो हो गया या स्क्रीनियर हो गया, ये सारे हैरी मैग्वायर जैसे प्लेयर है कि थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, डिफेंडर्स उसको स्ट्राइकर्स हिला नहीं सकते. तो ऑलरेडी हम लोग ये साबित कर रहे हैं कि हैरी मैग्वायर खेल रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर 90 मिलियन स्पेंड कर लिया. तो हम लोग को क्या लेना चाहिए? एक फास्ट डिफेंडर लेना चाहिए जो फ्लीट फुटेड हो, जैसे आपका टेरी के साथ हो गया था कार्वालियो. उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन विद बॉल बहुत अच्छा है. जो हम लोग का लिंडेलॉफ अभी है, हम लोग उसको और भी डेवलप कर सकता है. तो अब अगर आप उसी हिसाब से देख रहे हो तो आई बिलीव दैट नेथन एके इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि सोल्जर ने भी बोला है कि उसको एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए अभी. और नेथन एके का गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी है, उसने 4 गोल ऑलरेडी डाल दिया है बॉर्नमथ के लिए, और वो यंग भी है. और सोल्जर ये मतलब कोशिश भी करते हैं कि यंग प्लेयर से काम कराए, जो ऑलरेडी इंग्लिश प्रीमियर लीग जानता है कि कैसा इंग्लिश प्रीमियर लीग कैसा होता है. तो वो रेगुलर स्टार्टिंग भी किया है इस टीम के लिए. तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी को लेना भी है तो नेथानियल एके सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसको सोल्जर डेवलप कर सकता है अभी, क्योंकि वो सीखने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीमियर लीग जानता है, और वो एज अ सेकंड फिडल भी खेल सकते हैं मैग्वायर और लिंडेलॉफ के बाद. इंद्रशीष के पॉइंट से मैं एक बस डिसएग्री करना चाहूंगा कि पेस के मामले में आई थिंक डायट उपमैकानो बहुत अच्छे है, इज वेरी फास्ट. और एग्रेसिवनेस भी अगर बात करें तो हैरी मैग्वायर और लिंडेलॉफ के कंपैरिजन में अगर देखें तो वहां पर भी हमें एक अपग्रेड मिलता है. तो मेरा वही बात था कि मैग्वायर और उपमैकानो सेम टाइप का प्लेयर है, दोनों स्ट्रांग है, दोनों सेम टाइप का प्लेयर है. क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए कि दोनों सेम टाइप ऑफ डिफेंडर्स खेले, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलते थे कि उपमैकानो और लिंडेलॉफ सही था, क्योंकि दोनों का जो है विद बॉल काफी आगे जा सकता है, स्ट्रांग है. लेकिन हम लोग को वैसे प्लेयर चाहिए जो थोड़ा फास्ट हो, या जो थोड़ा विद बॉल अच्छा हो, पासिंग एबिलिटी अच्छा हो, जो लिंडेलॉफ का बेटर है. आई फील लिंडेलॉफ का पासिंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, उसको उसी के लिए लाया गया था बेंफिका से, पासिंग एबिलिटी के लिए. Varun? So for me, 2 scenarios come into place. Either we want to upgrade on Lindelof, or we have to get a backup. अगर backup चाहिए left footed या जो भी, तो I think Nathan Ake is a very good option. But if we need to get an upgrade, so I see 2-3 players or maybe 4 also जिनको हम target कर सकते हैं. One is obviously Upamecano. सब कुछ वो upgrade करता है. Aggressiveness, उसकी long ball जैसे जीत कह रहे थे वो काफी सही है उसकी long balls. तो
बेसिकली एन अपग्रेड होगा, बट आई ऑल्सो वांट टू सी कि हम एक बैकलाइन में ना एक्सपीरियंस प्रेजेंस लाए जो कुछ जीता हो या कुछ मतलब who's already been at the center back position for like a 6-7 year period. वो Upamecano नहीं लाता, तो those can be given by Koulibaly, which is kind of realistic or at a very high price though, but kind of realistic. और दूसरा Varane है, like I would love to snap him from Real Madrid. मेरा वो favorite है वो. So if we get that kind of a player, तो तब तो we are directly challenging for Premier League सीधा, because he is world class. तो अगर हमें कुछ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स लेना है तो फिर we should be targeting for Koulibaly and Varane, चाहे 60 million लगे चाहे 70-80 million. We've already spent 80 million on Harry Maguire, but एक decent, a proper upgrade would be these two players. बाकी we can also bring up options like Declan Rice, जो CDM भी खेल सकता है और center back भी खेल सकता है. So those wouldn't be the best options, but yeah, these kind of वरान players. वरुण, Okay, I want to. Okay, tell me. अगर वरान अवेलेबल हो तो फिर तो डेफिनेटली कोई डाउट ही नहीं होगा उसे, बट मुझे नहीं लगता है कि रियल मैड्रिड वरान को किसी भी हाल में जाने देंगे. तो हाँ, कुलिबाली तो एक डिफरेंट डिस्कशन है, बट वरान Price for everyone. There's always a price. if they are ready to let him go, I would say कि we should be good to pay any price and get him, because he's absolutely world class. But I don't think they would let him go. देखिए, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड कि जो कूलेबाली का जो प्राइस है वो अभी 60 मिलियन अबव है और उसका एज अभी 30 होने वाला है. तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 2 इयर्स ही उसको यूज कर सकता है, ज्यादा लॉन्ग टर्म ऑप्शन हम लोग का है नहीं. तो ये कूलेबाली से एक दिक्कत हो सकता है. लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं है, शॉर्ट टर्म 1 or 2 years. 1 or 2 years. देखो वैन डाइक भी 29 है, तो people don't see वैन डाइक ऑलरेडी 2 ईयर खेल चुका है लिवरपूल में, तो ऑलरेडी सेटल्ड है. अभी कूलेबाली आके सेटल्ड होंगे, 1 साल लगेगा उसको. The only good part about signing a defender would be we'll be directly challenging for a right immediate impact होंगे कुलिबाली. That is a point. Because at center back we need experience. 21-year-old grow करेगा. Upamecano 21 है ना, grow तो करेगा. Even Ake might be a player, but if we need someone world class, which United deserves, so Koulibaly और obviously Varane तो है ही जो. अब देखिए कूलीबाली का प्राइस टैग, इसका मेन इशू आता है क्योंकि अगर हम जेडन सेंचो को 120 में लेते हैं, एग्जैक्टली, और साइनिंग अनदर सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर, हाउ मच इट गोना कॉस्ट अस? 170 odd million, और प्लस इस टाइम प्राइस के क्लब पे, प्लस ग्लेजर्स की जो हिस्ट्री देख रहे हैं आप, दैट इज नॉट गुड फॉर अस. अगर मैं इस पे अपना ओपिनियन दूं, मैं ये बोलूंगा ना कि या तो आप लिंडलोफ को पूरा ही ठीक करिए. सेकंड सबसे बड़ी बात है, जब हमने विडिच को साइन किया था फर्स्ट 6 मंथ क्या थे? एग्जैक्टली ऑल द डिफेंडर्स, सारे डिफेंडर्स ऐसे ही होता है. हिस्ट्री भी देखो ना सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंदर. अदर रियो फर्डिनैंड, चलो छोड़ो, इंग्लैंड से ही है, जो बाहर से प्लेयर ब्लॉन्क आए थे हमारे पास, सपोज करो, वर्ल्ड क्लास डिफेंडर यार, मतलब क्या किया मैनचेस्टर यूनाइटेड में. हम उनको ऐसे सुन रहे थे हमारे लेजेंड है भैया वो, कि भाई ऑल इन ऑल हमारे को ट्रॉफी जिताए हैं, हमारे को स्टैम्प ट्रॉफी जिताए हैं. तो वो भी कोई ऐसा उतना बड़ा प्राइस टैग लेके नहीं आए थे जब आए थे क्लब पे, बट जैसे उनको जेल किया मैनेजर ने, वो भी दिखने वाली बात होगी. और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो वरान टाइप सिचुएशन है ना, ये शायद हमारे फोर्टे में नहीं आ रही, क्योंकि हमारे मैनेजर ने शायद बोला भी है कि हम ना ऐसे प्लेयर्स देखेंगे जो अभी टॉप क्लास बनने की क्वालिटी में या टॉप क्लास है, जिनको वर्ल्ड क्लास टर्न कराएंगे. अब नेथन एके पे आते हैं, चलो ये क्योंकि ये रियलिस्टिक टारगेट है. मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी हाल फिलहाल का टाइम देखे, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर पे बहुत जा रहे हैं. बॉर्नमथ रेलीगेट भी हो सकता है, और एके अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में आना चाहें तो आप किस तरीके से देख रहे हैं ये पार्टनरशिप, कंसीडर द फैक्ट दैट यूनाइटेड मेरे हिसाब से 2 सीजन विंडो तो देख रहा है टाइटल चैलेंजिंग एबिलिटी के लिए. तो उस हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं, स्टार्टिंग विद वरुण? I don't see Ake as a player starting for us anytime soon. If he develops अलग बात है, but उसकी गेम में significant weaknesses तो है. और for a player who's not a major upgrade on Lindelof, I wouldn't want us to disturb that balance जो चल रहा है. And I guess everyone agrees कि Ake won't be a major upgrade on Lindelof. So obviously मतलब good signing for us, good backup option for us, because Smalling is already gone first of all, and then अब तो permanent sale भी उसकी rumors आ चुके हैं. So yeah, Ake would be a backup option to me. He won't be a Premier League challenging defender. Naturally, because he's played with Bournemouth, who's kind of delegating. जीत I'm almost in similar opinions as
like Varun, because I don't think कि Ake is someone who upgrades Lindelof a lot. And forget about upgrading, मुझे नहीं लगता है कि Ake और मैगवायर एक प्रीमियर लीग चैलेंज करने वाली या चैंपियंस लीग में परमानेंटली खेलने वाला पेयर है. I don't think कि Ake is again maybe a backup option, maybe a left side center back, but not a starter for. इंद्रशीष आई थिंक दैट अगर हम लोग 2NJB भी आ जाते हैं तो हम लोग आके और 2NJB को पहले शुरू में लीग कप, FA कप, ये सब मैचेस खिला के तैयार कर सकते. आके इज अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन. इट्स नॉट अ कि ये सीजन में नहीं चला तो अगला सीजन को निकाल दिया जाएगा. इट्स अ लॉन्ग टर्म, वी आर टेकिंग हिम एज अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन. वो कम में भी आ रहे हैं, तो अगर हम लोग उसको लीग कप खिलाए, FA कप खिलाए, प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग हम लोग का मैगवायर और लिंडेलॉफ खेले, बाई भी खेले कभी कभी, तो ऐसे हम लोग को एक ऑप्शन दिलाता है वो डिफेंस पे. ऑलरेडी हम लोग का डिफेंस पे भी 7 ऑप्शन है. स्मॉलिंग अगर चला गया तो 6 होंगे, तो ही विल बी द 7th ऑप्शन एंड ही विल गिव अस अ लॉट ऑफ बैकअप दूसरा टूर्नामेंट्स के लिए. तब तक वो डेवलप 1-2 साल में डेवलप हो ही जाएंगे. 7th ऑप्शन मींस तो जोन्स और ऑप्शन कंसीडर कर रहे हो. हाँ, सोल्जर ने भी ऑलरेडी स्क्वाड में है ना, अभी स्क्वाड में है, मतलब किसी के लिए रखा तो क्या, खेलने के लिए रखा गया. आइदर दे शुड सेल हिम और दे शुड कीप हिम. मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या लगती है, एक सेंटर बैक पोजीशन पे जब बॉल क्रॉस से आता है ना विंग से, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेस वैसे नहीं है कि एक टैकल मार दे, बॉल सीधा मतलब कॉर्नर मिल गया दूसरी टीम को, हमने किसी तरीके से गोल बचा लिया. एके की सबसे अच्छी बात पता क्या है कि जब भी बॉल साइड से आता है ना, उसके पास वो एक पोजीशनिंग क्या बोलते हैं, एक स्मेल कर जाता है कि बॉल यहीं होगी. वो डिफेंडर को टैकल नहीं, पोजीशन नहीं करता कि मुझे मैन टू मैन मार्क करना है. वो अपनी पोजीशन पे रहता है, वो देखता है कि बॉल कहाँ आ रही है और उसको क्रॉस कर जाता है, जिसमें हमारे पास हमें लगता है कि बाई कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बट वो इतना इंजरी प्रोन रहता है कि हम रिलायबिलिटी नहीं है कि वैसा कर रहा हो. कई बार लगता है जो उनके एट्रीब्यूट्स है उस पे तो कर नहीं पाते काम. तो अगर एके को उस तरीके से देखें आप, तो एक ऑप्शन देते हैं. चलो कुली वाले की बात करते हैं. अगर मैं सिचुएशन देता हूँ आपको, चलो हम कुली वाले को साइन करते हैं, प्लस 1 या 2 सीजन के लिए हमारे लिए प्रोमिनेंट ऑप्शन होगा, एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक पार्टनरशिप हो जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, एंड एट द सेम टाइम वी कैन डेवलप 2NJB. ठीक है, जो क्या बोलते हैं एक एबिलिटी रखते हैं टू बिकम टॉप क्लास और वर्ल्ड क्लास टू सम एक्सटेंट. तो उस हिसाब से अगर आप कुलीबाली को लाना चाहें तो कितनी बड़ी एंड कितनी प्रॉमिसिंग साइनिंग हो सकती है जीत? कूलीबाली डेफिनेटली अगर हम अभी लेके आते हैं तो बहुत ही प्रॉमिसिंग साइनिंग होगी, और अगले 3 साल अप्रोक्सीमेटली अभी से इस सीजन से आने वाले सीजन से लेकर के अगले 3 सीजन प्रोबेबली हम वी कैन बी गुड इन. अगर हम अपने ऑफेंसिव ऑप्शन सॉर्ट आउट कर ले 1-2 साइनिंग्स के साथ, तो हम शायद एलीट लेवल जा सकते हैं, हम प्रीमियर लीग टाइटल चैलेंज कर सकते हैं, चैंपियंस लीग में भी कंसिस्टेंट रह सकते हैं. वो डेफिनेट ऑप्शन है. बट मुझे ये लगता है कि कूलीबाली अगेन लॉन्ग टर्म साइनिंग नहीं होती है, 2-3 साल के लिए है. और अभी करंट जो हमारे पास ऑप्शन है, जब मैंने उपमैकानो की भी बात की थी तो मेरा मतलब ये था कि इस समर में उपमैकानो प्रोबेबली, और इस समर में फॉर दैट मैटर कूलीबाली भी हम शायद नहीं साइन कर पाएंगे, बिकॉज हम बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है जेडन सैंचो और जैक ग्रिलिश से, और जो कोविड की सिचुएशन है मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा एक बार में स्पेंड कर पाएंगे हम. तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने बोला था कि उपमैकानो प्रोबेबली हम नेक्स्ट समर साइन कर सकते हैं, और मीनवाइल हम लिंडेलॉफ और बेली को एज अ पार्टनर हैरी मैगवायर के साथ जेल अप कर सकते हैं और ग्रूम कर सकते हैं. बट डेफिनेटली अगर कूलीबाली हम इस बार साइन कर सकते हैं अलॉन्ग विद आवर ऑफेंसिव साइनिंग्स जो हमें करनी है, तो कूलीबाली हमें एक अलग लेवल पे लेके जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं. इंद्रशीष, कूलीबाली फॉर 60 मिलियन, यू से आप 60 मिलियन का बात कर रहे हैं कूलीबाली से, जो उसका प्राइस है अभी. देखिए फर्स्ट रियलिस्टिकली अगर देखें तो 60 मिलियन एक डिफेंडर के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं स्ट्राइकिंग को, मिडफील्डर और स्ट्राइकर. मेरे कहना है कि आवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अ डिफेंसिव मिडफील्डर हु इज फास्ट. ठीक है, तो अगर चलो कर भी लिया तो ही विल टेक अनदर 1 ईयर टू डेवलप, क्योंकि उसको पार्टनरशिप भी बनाना है. वो खुद अकेला अच्छा है, उसका पास वाला स्लो है, तो सेम प्रॉब्लम विल हैपन. तो उसको अपने को डेवलप करना पड़ेगा अपना पार्टनर के साथ. he will take 6 months 7 months, after a year we can get 1 or 2 years genuine years from Koulibaly. that's it. 2 year हम लोग को मिल सकता है उससे. Contrary to what Ole might be saying कि we need young players who will grow to potential world class, I feel कि हमारी टीम में एक experienced player की बहुत कमी है. The player who can basically lead us to titles. तो
assuming I feel Koulibaly है as a player, तो he'll be quite ideal for us. And according to me, he's the only proper upgrade and available on the market at a very reasonable price. 60 million is a very reasonable price. Considering तो Nathan Ake के लिए भी 30 million देने तैयार हो, and we've already paid 80 million for a Maguire, so 50 to 60 million, 60, 70 million is a very reasonable price in this market for a Koulibaly. चलो एक मैं अलग सा क्वेश्चन लाता हूँ क्लियर करने के लिए। अगर क्या होता है एट द एंड ऑफ एवरी समर ट्रांसफर मार्केट, कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाते हैं, इमीडिएटली अवेलेबल, और हर क्लब उससे लिंक करता है और एक पोटेंशियली टाइम बनता है कि आप उसको जल्दी जल्दी में साइन कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे से इगालो का भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो अगर सपोज करते हो कि ट्रांसफर मार्केट का एंड चला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास है कि नहीं हमको करना ही करना है, साइन करना ही करना है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है यूरोपा लीग, एफए कप में, और उस टाइम आपके पास अवेलेबल होता है क्लीमो लॉन्गले जैसा प्लेयर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बार्सिलोना पे भी उतना प्रोमिनेंट तो नहीं चल रहा है, और मतलब ऐसा तो नहीं है कि वीक इन वीक आउट बोल रहा है कि मैं ही बार्सिलोना का अगला पीके हूँ, उस तरीके से तो वो भी नहीं जा रहा है। अगर क्लीमो लॉन्गले अवेलेबल होता है तो तीनों में से कैसे देखते हैं कि हमें कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए? जीत सॉरी, लॉन्गले और कौन सा आपने बोला? कोई भी बोल देते हैं, लॉन्गले हो गया, मेसन होलगेट तो मिलेगा नहीं इस समय, मैं तो उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मिलते हैं। सपोज करो आप हिमेनेस पे भी चले जाते हैं, एट द एंड ऑफ मार्केट में आपको लग जाता है पता कि भी एथलेटिको को सेल करने के लिए तैयार है और आप कन्विंस भी हो जाते हैं, तो किस तरीके से आपको लोन पे लेना हो, नेक्स्ट ईयर साइन करना हो, तो इस तरीके से उन प्लेयर्स पे कैसे आपका परसेप्शन जाएगा? लॉन्गले के केस में थोड़ा सा मेरा फिर उस तरफ इंक्लिनेशन हो जाएगा, बिकॉज अगेन हमें एक चीज जो डेफिनेट है कि हमें लेफ्ट फुट सेंटर बैक की बहुत सख्त जरूरत है, और लॉन्गले हमें वो ऑप्शन, आप बार्सिलोना वाले लॉन्गले की बात कर रहे हैं हम, राइट? हाँ, तो लॉन्गले हमें वो ऑप्शन देते हैं, और आई थिंक काफी सॉलिड है सेंटर बैक पे। ऑल्दो बहुत ज्यादा डिटेल में तो मुझे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, बट मेरे ख्याल से बिकॉज वो एक लेफ्ट फुट सेंटर बैक वाला ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और सॉलिड है, तो आई थिंक डेफिनेटली मेरा इंक्लिनेशन होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से बात करें तो एक वाइल्ड कार्ड के बारे में मैं भी बात करना चाहूंगा। हमने पहले डिस्कशंस में बात की थी डेविड आलाबा एज अ सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर डीएम रोल के लिए, अगर और अभी तक बायर्न म्यूनिख ने उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं सॉर्ट किया है, मेरे ख्याल से अब इंटर मिलान के साथ भी लिंक्स है, तो अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी एग्जैक्ट सिचुएशन में अगर ऐसा होता है कि आलाबा की अवेलेबिलिटी का भी कुछ पता चलता है, तो मेरे ख्याल से हमें डेफिनेटली आलाबा को अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज अगेन एक लेफ्ट फुट सेंटर बैक वाला ऑप्शन देते हैं हमें। डिफेंसिव मिडफील्डर तो ऑब्वियसली है, वो फर्स्ट चॉइस उनका रोल होगा मेरे ख्याल से, बैटिज का रिप्लेसमेंट थोड़े अगले कुछ सालों के लिए, बट ही कैन प्रोवाइड बैकअप फॉर सेंटर बैक along with Maguire, and he gives us more options to not to spend a lot on a center back in this window, and Lindelof and Bailly को एक्सपेरिमेंट करके उनको और ग्रूम कर सकते हैं। एक साल और उनकी, एक सीजन और उनकी परफॉर्मेंस देख के हम फिर एक डिसीजन ले सकते हैं अगले समर विंडो में कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। इंद्रजीत अलावा कैसे देखते हो? क्योंकि सबसे अच्छी बात है ना, बोलते हैं ना वैन बिसाका फॉरवर्ड जाने में अलावा आता है तो उस पे डालेगा, उस पे भी डालेगा इफेक्ट, तो उसको कैसे देखते हो? अलावा जो एक प्लेयर है, जो हम लोग को हर चैंपियन टीम में एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो कोई भी पोजीशन में खेल सकता है। जैसे आप मान लो कि लिवरपूल के पास मिलनर है, तो कभी कभी जब उसका लेफ्ट बैक नहीं रहता है, मिलनर खेल देता है, वो मिडफील्ड में भी खेल सकता है, राइट में भी खेल सकता है, लेफ्ट में भी खेल सकता है। तो हम लोग जब 2008 में हम लोग जब चैंपियन टीम था, हम लोग के पास ओवेन हार्ग्रीव्स था जो कोई भी पोजीशन में खेल सकते थे। तो सिमिलरली अलावा भी सिमिलर वैसे प्लेयर है जो कोई भी पोजीशन में खेल सकता है। वो अटैकिंग भी अच्छा है, सीडीएम भी अच्छा है, लेफ्ट डिफेंसिव वो भी अच्छा है, लेफ्ट बैक भी अच्छा है। और आपने जिसका नाम लिया लॉन्गले के साथ जो जिमेनेस, उसको अगर हम लोग मिल गया तो वो तो हम लोग में इसी अपने इतना जो हम लोग नाम डिस्कस किया उसमें सबसे वो बेस्ट ऑप्शन है। जिमेनेस गॉर्डन के साथ खेलता है, जिमेनेस सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो उरुग्वे का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स है अभी। मानने वाली बात है। वरुण, तो अगर उसको there's also one more option which is potentially contractless. Thiago Silva है, although he might be old. Old है, he's 34 but Thiago Silva contractless है, okay. That is interesting. United के लिए he comes in for a season or two and basically brings in that experience and leadership, तो वो भी एक अच्छी option है। One more wild card I would like to put up is Lucas Hernandez. वो भी बायर्न में struggle कर रहा है,
starting for them, and he's a very solid defender. Can fill He's a up for left. left. He's a left back, right? Yeah, he's played left No, back he and- converted to center back. Center back Yes. also. So Atletico. So- Since Davis is playing there, so I think he's converted. But I think he's a left back. हाँ, Yeah. पर सेंटर तो ये सेंटर बैक में खेल लेता है। अच्छा वाइल्ड कार्ड ऑप्शन है, बट ऑब्वियसली हाँ Alaba I don't think he'll leave Bayern, कुछ ना कुछ करके कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट हो जाएगा उसका. He's like been playing there and then Very. एक्चुअली अगर इस सिचुएशन की बात करें वरुण, तो आई थिंक विद लुकास हर्नांडेज ही इज फेसिंग लॉट ऑफ इंजरी इश्यूज, तो प्रोबेबली अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक ऑफ लेट इंजर्ड रहे हैं. बट एल्बा के साथ प्रोबेबली इश्यूज इसीलिए चल रहे हैं बिकॉज प्रोबेबली बायर्न आर लुकिंग मोर टुवर्ड्स स्टार्टिंग हर्नांडेज ओवर एल्बा नाउ बिकॉज क्लब रिकॉर्ड साइनिंग है प्रोबेबली हर्नांडेज उनके बायर्न के. तो दैट्स वेयर आई थिंक एल्बा इज आल्सो लुकिंग फॉर अ मूव, एंड इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है. तो दैट वे आई फील कि ओवर हर्नांडेज प्रोबेबली इट माइट बी इजियर फॉर अस टू गेट एल्बा, एंड एल्बा इज वर्ल्ड क्लास. एक और बात मैं एल्बा की बस हाईलाइट करना चाहूंगा कि मैग्वायर एज वी नो इज स्लो, तो एल्बा अभी ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि मैटिच, मैग्वायर एंड लिंडलॉफ एक बैंड ऑफ 3 बना लेते हैं, बाकी सब अटैक करते हैं स्पेशली अगेंस्ट वीक टीम्स. तो इवन इन दैट सिचुएशन अगर एल्बा उस रोल में खेलते हैं तो आई थिंक ही प्रोवाइड्स वेरी गुड कवर फॉर मैग्वायर बिकॉज ही इज वेरी क्विक. तो वो एक एडवांटेज हमें हो जाता है, एंड प्लस ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल, तो वो उस पोजीशन से भी काफी अपने अटैक्स स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ डीप लाइन पोजीशन. डेविड अलावा बहुत ही सूटेबल ऑप्शंस हो सकते हैं. यूनाइटेड की जो हिस्ट्री देखते हैं हम प्रॉब्ली टॉप ऑफ द टॉप क्रीम पे कभी नहीं जाते हैं. हम जाते हैं कि जो टॉप क्रीम बन सके और हम टॉप क्रीम बनाते हैं. यही हमारे क्लब की एक क्वालिटी है जिससे हम बोलते हैं कि ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड. एक डिफरेंट क्लास आता है, एक फील भी आता है, फील गुड फैक्टर भी आता है यूनाइटेड फैन की तरफ से. चलो भैया, एक सिचुएशन ये है, जेडन सैंचो पे टाइम लगता है. यूनाइटेड डील्स देख लीजिए, हर फैन की बात बोलता है जब से ये एड वुडवर्ड सिनारियो आया है कि बहुत टाइम लगता है साइनिंग करने में. ब्रूनो फर्नांडिस को भी देखो, गले पे साइनिंग आ गई थी, तो फैंस ने पता नहीं क्या उनके घर में करना ला दी, तो डर के मारे पता नहीं किस तरीके से साइनिंग हुई, बट हो गई एट द एंड ऑफ द. हालैंड पे हमने जो टाइम वेस्ट किया है उसकी तो बात ही अलग है. तो ये तो हाल फिलहाल का एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर प्लेयर साइन नहीं होता है सेंटर बैक पोजीशन में तो कैसे मैनचेस्टर अगले सीजन में जाए. इस सीजन में तो चलो गोल पड़ रहे हैं तो किसी भी टीम को ब्लड कर दे रहे हैं ज्यादा गोल मार के. जो बड़े आपने कम मारे, हमने ज्यादा मार दिए, हम 3 पॉइंट ला दिए. बट अब प्रीमियर लीग वैसे तो रानी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है. अगर साइनिंग नहीं होती है तो किस तरीके से आप फॉर्मेशन देखते हैं यूनाइटेड की नेक्स्ट सीजन? वरुण से स्टार्ट करते हैं. अगर देखो हम सेंटर बैक नहीं साइन करते हैं तो आई सी 2 सिनेरियोज है, 2 चीजें करनी चाहिए हमें. एक तो है कि बेली की फिटनेस पे वर्क करो और ट्वांजेबी की भी. बेली का जब वो आया था फर्स्ट सीजन तो ही वाज अ फिनोमिनल सेंटर बैक. ही वाज very very good, potentially world class, and we could see him as leading our defense for the next many years. जो नहीं हो पाया because of his injury concerns and थोड़ा बहुत reckless, which I feel कि अगर ये जो recklessness वाला part है इसका goes with his match rhythm and the consistency of games he plays. जब वो continuous 5-6 games खेल लेता है उसके बाद we find him very sorted center back, जो अभी तक नहीं हो पा रहा है because of his fitness. तो one तो we should be working on his fitness, and 2 we should also work on improving Tuanzebe and Mengi. अब हमारे यूथ में एक बड़ा talented young player है Mengi, जो he can be a potential top class player, तो उसको भी डेवलप कर सकते हैं. एंड बाकी तो we already have a very solid stable reliable partnership in Maguire and Lindelof which can continue to develop. It wouldn't be the biggest of the problems if we don't sign a center back, but yeah, to challenge for the Premier League instantly, हमें top class center back करना चाहिए sign. इंद्रशीष, I think if we are not going for any center back this time, we should focus on a proper CDM, center defensive midfielder such as NDD or Partey. Anybody who is quick and anybody who is good in tackling. Otherwise, if you see the first half of this season, we were not good offensively, but defensively we were quite good. We were not getting goals, but defensively we were good. So it doesn't mean that Maguire and Lindelof is a bad player. It's just that after lockdown, Maguire has become a bit rusty. This thing will disappear. Plus, if we can somehow manage to keep Bay or Tuanzebe fit, so we have 4 quality defenders. Adding to that, if we get Ake at 25 million, that's a pretty low amount. It's okay for our future. It's a good signing.
So defensively, I don't think so. We need to worry that much, so much so offensively or midfield wise, because any defender you get into the team, they will take time to settle in. They will have injuries, so this can happen to anyone. Plus, our management has shown faith in Bai. That means he's a genuinely a good player, which we saw during the first season when we won the Europa. He along with Rojo was brilliant that season. So I don't think so हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा डिफेंडिंग वाइज. नाउ अटैक हैज गॉट स्ट्रॉन्गर, बट या गोइंग फॉरवर्ड इस साल अगर नहीं हो पाएंगे, अगला साल हम लोग एक अच्छा डिफेंडर साइन करा सकते हैं. और अगर हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होंगे तो ऑटोमेटिकली टॉप डिफेंडर्स वुड वांट टू साइन फॉर आवर क्लब, और वो कम में भी आ जाएंगे. जीत जतिन, मैं होप कर रहा था कि आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज आई थिंक रियलिस्टिकली प्रोबेबली दिस समर वी माइट नॉट एंड अप साइनिंग अ प्रॉपर सेंटर बैक, और हम शायद बहुत खर्च नहीं करेंगे सेंटर बैक खरीदने के लिए. तो अगर उस सिचुएशन को ध्यान में रख के बात करें तो आई थिंक कि लिंडलॉफ शुड बी द फर्स्ट चॉइस अलोंगसाइड मैग्वायर, स्पेशली इन दोस बिग गेम्स, बिकॉज इन दोस बिग गेम्स वी सी कि हमारे सारे डिफेंडर्स प्लस हमारे मिडफील्डर्स भी दे डिफेंड देयर ओन जोन्स वेरी वेल एंड बहुत वेल ऑर्गेनाइज होते हैं. एंड उन सिचुएशन से मुझे लगता है कि लिंडलॉफ इज वेरी गुड इन रीडिंग द प्ले एंड वन ऑन वन डिफेंडिंग, ही इज गुड इन दो सिचुएशंस. बट आई आल्सो फील कि सर्टेन सिचुएशंस, जैसे कि जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेल रहे होते हैं अगेंस्ट अ वीकर साइड जो सिट बैक करते हैं एंड हम हाई लाइन खेलते हैं, उन सिचुएशंस में हमें लिंडलॉफ को ड्रॉप करके बेई को खिलाना चाहिए अलोंगसाइड मैग्वायर, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस फैक्ट कि बेई इज द फास्टेस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज. तो वो मैग्वायर की उस वीकनेस को कवर कर सकते हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड वन ऑन वन डिफेंडर बिकॉज ऑफ हिज स्पीड एंड फिजिकल डोमिनेंस अगेन. प्लस ही इज आल्सो अ वेरी गुड एरियल डिफेंडर है, हेडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है उनकी. तो बहुत सारे वीक टीम्स ऐसे हैं जो प्रोबब्ली द ओनली थ्रेट दैट दे हैव इज सेट पीसेस, कॉर्नर से गोल मार देना, हेडर से. तो उस चीज में भी बेही हमें कवर देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगता है कि टुआंजेबे भी अगर फिटनेस मेंटेन कर पाते हैं तो वो भी इस रोल के लिए बहुत सूटेबल होंगे मैग्वायर के साथ, स्पेशली कप गेम्स में. इनफैक्ट कप गेम्स में अगर हमें मैग्वायर को ड्रॉप करना हो तो हम लिंडलॉफ और टुआंजेबे से भी स्टार्ट करा सकते हैं. दोनों एक दूसरे को अच्छा कंपेंसेट करेंगे. टुआंजेबे being the faster one, the quicker, the Bay kind of defender, and Lindelof playing the Maguire role. So इस तरह से probably these four defenders, if they four maintain their fitness, I think we should be very good for at least the upcoming season. And उसके बाद हम अगले summer window में probably we can take a decision based on their performance in this upcoming season. चलो इस बात से एक कंक्लूड तो हो रहा है ना कि एज ए यूनाइटेड फैन बेस सभी का विश्वास है कुछ प्लेयर्स पे. नहीं भाई, इतने वनरेबल भी नहीं है हम कि आर्सेनल की तरह एक दिखा दे कि इतना बड़ा गैप है, आइए आप गोल मारिए. वैसा तो हमारी यूनाइटेड के साथ अब प्रॉब्लम नहीं है. एक इंटरेस्टिंग सवाल में, चलो अगर साइन नहीं किया ना प्लेयर इस समर में, और अगले समर अगर जैसे इंद्रशीष ने बोला कि हम प्रोमिनेंट हो गए, फिर सारे प्लेयर हमसे ज्वाइन करने के लिए ईगर रहेंगे. एक प्लेयर है इंग्लैंड पे, पर्टिकुलरली मैनचेस्टर के जो ऑब्सेशन है इंग्लिश प्लेयर्स के साथ, पर्टिकुलरली ब्रिटिश प्लेयर्स के साथ. एक प्लेयर है एवर्टन में, मेसन होलगेट. सबसे बताना, क्योंकि रिएक्शन देना. अगर यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन अच्छा खेलता है और हम टाइटल कंटेंडर होते हैं तो मेसन होलगेट कैसा लग रहा है आपको ऑप्शन? बाकी सब ऑप्शन को छोड़ो एक समय, तो अब भूल जाओ उनको. मेसन होलगेट कैसा लगता है? क्योंकि लिंक तो होगा अगर यूनाइटेड अच्छा खेलेगी तो. स्टार्टिंग विद जीत, चलो क्विक रिएक्शन. मेसन होलगेट अगेन बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे डेफिनेटली, अगर लिंक होता है एंड इस तरह की सिचुएशन होती है तो प्रोबब्ली काफी अच्छे ऑप्शन होंगे हमारे लिए. बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि the only point of going for a player, be it a defender or a forward or a midfielder, is only if he is absolutely top class, absolutely world class. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो शायद मैं उतना फेवरेबल नहीं होऊंगा मेसन होलगेट के लिए साइन करने के लिए. बट अगेन अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ही वुड बी अ गुड साइनिंग फॉर अस, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि हम कैसे यूज करते हैं उसको एज अ बैकअप. आई मीन किस तरह से यूज करते हैं. इंद्रशीष, देखिए, मैं जैसे आपको पहले बोला कि हम लोग के पास ऑलरेडी 7-8 डिफेंडर्स है, ठीक है. और अगर हम लोग को किसी को लेना है तो वो टॉप 1-2 होना चाहिए या थर्ड सेकंड चॉइस होना चाहिए. अब मेसन होलगेट को अगर लेंगे, पैसे से लेंगे, तो आई थिंक वो हम लोग स्क्वाड एडिशन होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होंगे, स्क्वाड एडिशन होंगे. क्योंकि आई थिंक अगर वो चलो आ भी गया तो वो 22 से तो बेटर नहीं है.
टुआंजे भी अभी न्यू सेंसेशन है, उसको वो ऑलरेडी प्रूवन है टुआंजे पे, तो आई डोंट थिंक सो मेसन ऑलगेट को लेके हम लोग स्क्वाड डिप करा के फायदा है कोई डिफेंस में, हम लोग उससे अच्छा that amount we can invest on strikers or anybody else rather than Mason Holgate. वरुण? Yeah, same. I agree with the both of them. कि Mason Holgate would just be a squad option. So if you're signing a centre back, it has to be someone who's going to improve our team, our first team. तो वो तो नहीं दिख रहा. अगर बैकअप साइन करना है फिर तो there are many options which we don't even need to talk about. मतलब Upamecano can also be a very first world class backup at a 40 odd million price range. वो तो potentially even 2-3 years में squad को improve कर देगा. तो I don't see Holgate as a perfect option for us. Varun Upamecano, I don't think so. 30-40 million में मिलेंगे and best होते. And I think, I mean, I don't know. This is again perspective, but I feel he is right up there in that top bracket. So, मुझे नहीं. I mean, 30-40 million. So I definitely don't. And it's की, I mean, my idea of signing Upamecano was not as a backup, but as a player who will probably be the first choice in the after the upcoming season. उसके बाद हम decide कर सकते हैं कि if we want to go for that signing or not. But right now he's only 21 and I don't see him replacing a very solid backline. He's a good right. So if we sign him this window also, he probably might just not walk into the team. That's what I was saying. Yeah. So basically, I'm kind of expecting that by that time we'll have more confidence on Lindelof and Bailly, and we can afford to give some time to Upamecano and then bring him in as a first choice centre back who'll play there for a long time. That was my idea of thinking about it. I think we are basically sorry. हाँ बोलिए इंद्र. I think we are basically focusing on Lindelof more than Maguire, but I think the main problem is with Harry Maguire because he doesn't he's not suiting the price tag, nor is he scoring the goals with headers, which we had paid so much to bring him just to score a few goals with headers. Apart from his defending also, he's slow. So the English media is also focusing on Lindelof, but I think Lindelof is playing better than Maguire. He is doing the work which he is supposed to do. Now, if Maguire fulfills his potential, then we are going to be a world-class team. That's for sure. So we need to give him time for that, rather than signing players. हैरी मैगवायर थोड़ा कनेंडरम नहीं लाते हैं क्योंकि हैरी मैगवायर पे एक रिलायबिलिटी फैक्टर आ गया मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और प्लस हम जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर पॉलिसीज देख रहे हैं, धीरे धीरे हमको लगता है पता कि हमको सेंटर बैक की जरूरत है. ऑब्सेशन इसलिए भी है क्योंकि हम शायद पहली बार अपने एरा पे देख रहे हैं कि लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का आज से 10 साल पहले हमने कभी सोचा हो कितना डोमिनेट करेंगे और ये दो टीम आएगी. मे बी ये भी हमको ड्राइव करता है कि हम कई बार प्लेयर्स को उस नजरिए से नहीं देखते जिस नजरिए से हमको देखना चाहिए. एक चीज और भी आई है सोशल मीडिया के टाइम पे, फैंस को वॉइस मिली है तो फैंस कई बार कुछ समय पे हम भी ये सोचते हैं कि हमारे जो एजेंडाज है ना, अगर हमारा एजेंडा XYZ प्लेयर पे है तो हमको सही साबित करना ही है. लिंडलॉफ थोड़ा अच्छा खेलेगा तो उस पे बोलना है कि नहीं ही प्लेड एवरेज, अगर वो खराब खेलेगा तो बोलना भैया 10 में से 2 खेला है वो. ये भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का एजेंडा है, पर्टिकुलरली प्लेयर्स पे. जोसे मौरिन्यो ने एक बहुत अच्छी बात की है इस टाइम पे कि लिवरपूल टाइटल इसलिए जीता है क्योंकि एवरी लिवरपूल फैन का फेथ था यर्गन क्लॉप पे. आजकल की मॉडर्न डे साइट्स में देखें तो कौन अपने मैनेजर को 3 साल देगा जो कि यूरोपा लीग का फाइनल, लीग कप का फाइनल भी हार जाता है, तो उसके बाद भी आपको चांस मिलता है. मे बी उनका स्टाइल ऑफ प्ले उतना अच्छा था, बट बिलीव फैक्टर एक होता है, एक पैशन होता है और एक डिजायर होती है जो एक क्लब को डिफरेंट बनाता है. मे बी हमारे कुछ सर्टेन तक हम प्लेयर्स के साथ वो कर रहे हैं जो कि शायद एप्रोप्रिएट है नहीं है, वो भी एक अपनी तरीके का डिबेट है. बट मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि मैनेजर चने खाने के लिए तो कोई नहीं होता है. पर्टिकुलरली आप मैनचेस्टर यूनाइटेड में होते हैं तब आपको देखना है कि आप लिंडलॉफ को कैसे अच्छा बना सके, आप मैगवायर को कैसे अच्छा बना सके. बहुत ही कम प्लेयर्स होते हैं वेन बिसाका जैसे टाइप जो आते हैं और बोलते हैं कि हम एक प्रॉपर यूनाइटेड राइट बैक हैं. तो बहुत ही कम प्लेयर आते हैं ऐसे जो इस तरीके के फोटे से आते हैं. बाकी सबको आपको जैसे क्लास होती है, कुछ बच्चे पहले से जेल्ड होते हैं, कुछ को टीचर्स की मदद चाहिए होती है अच्छे बनने में. तो ट्रांसफर हसल के 3rd एडिशन में ज्वाइन करने के लिए सभी फैंस का धन्यवाद. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट रखिए. हैव यू से आप किस तरीके से सोचते हैं, क्या हम एजेंडा सेट करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस
कि कोई भी फैन बेस देखे कि हम सही है, हमें बताना है, क्या वो प्रेशर डालता है? क्योंकि पुराने समय में हम ये भी देखते थे कि प्लेयर्स बहुत समय अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते थे, बट आजकल मैनचेस्टर सिटी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 10 आउट ऑफ 10 हर मैच में देना जरूरी है। क्या हमको वो ड्राइव कर रहा है, कौन सा प्लेयर साइन करना है, बाहर जाना है, इंग्लैंड से लेना है, कि कोई और प्लेयर है आपके पास जो आपने स्काउट किया हो, आपने 10-15 मैच देख के देखा हो, तो हैव योर से इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच।